वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। जिन टॉपिक्स को अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और फर्स्ट वीडियो में आपने समझा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। सेकेंड वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे आप एक ऑब्जर्वर मोड में, एक साक्ष्य दृष्टा के मोड में जिंदगी को जी सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं लाइफ में। अब इस थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईगो एंड स्पिरिचुअलिटी। आप जानते हैं ईगो यानी कि जिसे हम हिंदी में घमंड कह सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी आप समझ रहे हैं ये टॉपिक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में वर्ड। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईगो एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको बताऊं ईगो और स्पिरिचुअलिटी का इस तरह का रिलेशन है कि जब भी कोई इंसान वाकई में स्पिरिचुअली ग्रो करता है तो उसका ईगो नीचे होना शुरू हो जाता है, यानी कि ईगो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, ईगो वैनिश होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है स्पिरिचुअल जिंदगी जीने का वो है द डाइल्यूशन ऑफ योर ईगो, यानी आपकी जिंदगी से ईगो का निकल जाना, ईगो का खत्म हो जाना। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का। सो आज इस चीज को ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहा हूं अलग अलग इन अलग अलग टॉपिक्स पे, तो मेरा इंटेंशन ये है कि आप इस बात को समझें, आप अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी में कमाल के चेंजेस करें, ना कि आप किसी के सेट पैटर्न वाले रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें और अगेन आप स्पिरिचुअल होने की जगह हो सकता है सिर्फ रिलीजियस हो जाएं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था। सो मैं चाहता हूं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, और ये कमाल का अचीवमेंट है अपनी जिंदगी में। ये आपको इतना ईज देता है, इतने कमाल के चेंजेस करता है आपकी जिंदगी में कि आप पूरे इस यूनिवर्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं कमाल के तरीके से, और ग्रेजुअली ये प्रोसेस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। सो समझते हैं कि क्या हो जाता है जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना ईगो को सच में डाइल्यूट कर देता है या नहीं, ये मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी के थ्रू। एक स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी एक पर्टिकुलर बुक में, और मैंने उसे सुना भी था, और वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इस स्टोरी ने मेरी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा किया और डीप किया। जाहिर सी बात है ये आपके साथ भी ऐसा ही कर सकती है। ये बात है एक पर्टिकुलर टाइम की, जब एक राजा था, और वो राजा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल राजा था, यानी कि ही वॉज अ काइंड ऑफ किंग जिसके पास वेल्थ अनलिमिटेड है, बहुत सारा पैसा है, पूरा जो साम्राज्य है वो दौलत से भरा हुआ है, उसका राज्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। यानी कि अगर एक राजा के नजरिए से देखा जाए तो एक कमाल का किंगडम है उसके पास, और इस तरह की जिंदगी वो जी रहा है, सारे ऐशो आराम की सारी चीजें उसके पास हैं। एक दिन इस राजा को पता चलता है कि जब वो छोटा था और एक विद्यालय में, यानी कि उस टाइम पे अगर हम कहें एक स्कूल में पढ़ता था, तो उसके साथ की बेंच पे बैठने वाला एक और उसका दोस्त था, एक और फ्रेंड था जो उसके साथ में पढ़ता था, और आज वो एक बहुत बड़ा नामी फकीर हो गया है। यानी कि आज वो एक बहुत ज्यादा नाम है इसका, इस तरह का एक सेंट, एक फकीर बन चुका है। तो इसके मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल राजा बन गया और वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फकीर बन गया, तो क्यों नहीं अपने उस दोस्त को, जो बचपन में मेरा दोस्त था और साथ में रहा करता था, क्यों नहीं उसको मैं इनवाइट करता हूं अपने पास, उसको बुलाता हूं अपने राज्य में, उसका स्वागत करता हूं और उससे मिलता हूं। तो उसने उस फकीर के बारे में सुना था और उसके पास एक संदेशा भेजा कि राजा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है और वो आपके बचपन के मित्र हैं, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस देके, और आप कृपया हमारे यहाँ पधारिए, आप हमारे यहाँ आइए और हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये संदेशा राजा ने अपने फकीर दोस्त के पास भिजवाया जिसके साथ वो बचपन में पढ़ा करता था। अब होता क्या है कि ये फकीर दोस्त को जब ये खबर मिलती है तो ये फकीर दोस्त जो था वो बिल्कुल विदाउट ड्रेस, यानी कि बिना कपड़ों के रहा करता था। उसके पास कोई पैसा रुपया, कोई धन दौलत, कोई जायदाद, ऐसी कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास ख्याति बहुत थी, उसका नाम बहुत था, उसके त्याग का नाम बहुत था कि इसने दुनिया का सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और इस किस्म का था वो, और अपनी मस्ती में रहता था। अब क्या होता है कि इस फकीर को जब ये खबर मिलती है, ये सूचना मिलती है, तो वो कहता है कि हाँ चलो मैं आता हूं। और जो खबर लेके गया था वो तो शायद घोड़े से गया था, रथ से गया था, लेकिन जो फकीर है वो तो चल के ही आने वाला है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने ये सारी चीजों का त्याग कर दिया है,
और तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अब घोड़ों के ऊपर नहीं चढ़ता और मैं तो पैदल ही आऊंगा। तो पूरे राज्य में उसका इंतजार होना शुरू होता है, क्योंकि अब अगर वो पैदल आ रहा है और काफी दूरी से आ रहा है तो आप जानते हैं कि काफी समय लगेगा। जब वो राज्य के करीब आता है, धीरे धीरे चल के वो राज्य के करीब पहुंचता है, तो जब वो राज्य के करीब आता है तो वहां पे एक जगह वो विश्राम करने के लिए यानी आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठता है। अब वहां पे कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में, और वो बात कर रहे थे इसी फकीर के बारे में। और वो कह रहे थे कि राजा ने एक फकीर को बुलवाया है और ये फकीर आने वाला है हमारे राज्य में, और राजा ने उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करवाई हैं। पूरे उसने राज्य में जहां से वो फकीर नगर के अंदर घुसेगा यानी नगर के अंदर प्रवेश करेगा, वहां से लेके राजमहल तक पूरे खूबसूरत कालीन बिछवाए हैं, बहुत सारी सजावट कराई है और बहुत सब कुछ रंगीन है। पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल संगीतमय है, यानी बहुत सारा नृत्य और संगीत, ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई है ताकि ऐसा लगे कि पूरे राज्य में उत्सव चल रहा है। और ये सारी चीजें थी। अब फकीर जो था, वो फकीर ये सारी बातें सुन रहा था। इन लोगों ने तो उसे नहीं देखा कि ये भी शायद पास में ही बैठा हुआ है या आ चुका है वहां पर, लेकिन इसने ये सारी बातों को सुना। अब अगले दिन इसे नगर में प्रवेश करना था, तो हुआ क्या कि राजा के पास खबर चली गई कि द्वार पे यानी कि नगर के द्वार पे वो फकीर आ चुके हैं। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल मैं उनका स्वागत करने के लिए खुद जाऊंगा। वो आते हैं राजमहल से बाहर उस नगर के द्वार पे, और वहां पे ये फकीर को जब देखते हैं तो ये फकीर को देखते हैं कि फकीर वैसे तो निर्वस्त्र तो है ही, और जो एक फकीर का वेश होता है, जैसे उसके बाल बढ़े हुए होते हैं, जिस तरह का वो दिखता है, वो तो सब कुछ उसका है ही, पर साथ के साथ में उसके पैर यानी कि घुटनों तक, जो पैर घुटने तक है, घुटने तक उसका पैर बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ है। और राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतना कीचड़ से सना हुआ पैर लेके कैसे यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वर्षा ही नहीं हुई बहुत दिनों से, और किसान परेशान हैं कि वर्षा नहीं हो रही है, हमारे फसल सूख जाएंगे, हमारी जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगी। और हर कोई वर्षा का इंतजार कर रहा है, दूर दूर तक पानी या कीचड़ का तो नामो निशान भी नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर लोगों के सामने फकीर से ये पूछना कि आप कहाँ से ये कीचड़ में नहाए हुए आ रहे हैं, ये शायद शोभा नहीं देगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो उसके साथ में चलना शुरू करते हैं, और फकीर अपनी मस्ती में वो कीचड़ से सने हुए पैरों को, वो सारे जो खूबसूरत कालीन बिछाई गई थी उसको रौंदता हुआ, उस पर अलग अलग जगह पे निशान छोड़ता हुआ, कीचड़ छोड़ता हुआ वापस आता है और राजमहल के अंदर प्रवेश करता है। फिर उसे राजमहल के अंदर एक अच्छी जगह दी जाती है बैठने के लिए। और जब सारे राजमहल के जो सारे बाकी लोग फकीर को देखने के लिए आए हुए थे, जब ये चले जाते हैं और राजा और फकीर ये दोनों अकेले बचते हैं, तो ये राजा पूछता है अपने फकीर दोस्त से कि शायद आपको याद होगा कि बचपन में हम साथ में एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे, हम एक ही बेंच पे बैठा करते थे, यानी एक ही हमारा वो तख्ता था जिसपे एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ आप बैठते थे, और हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और आपकी बहुत ख्याति सुनी है कि आप बहुत त्यागी पुरुष हैं, आप बहुत बड़े फकीर बन चुके हैं आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आपको यहाँ पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। बस मेरे दिमाग में एक सवाल है, वो ये कि जब यहाँ पर आसपास कहीं पानी नहीं है, कहीं कीचड़ नहीं है, तो आपके पैर ये कीचड़ में सने हुए कैसे हैं? आपको रास्ते में क्या आने में कोई तकलीफ हुई? कहीं आपको कोई समस्या आई? मैंने तो अपने संदेशवाहक को भी भेजा था, आप उसके साथ भी आ सकते थे। तो जो फकीर है, वो फकीर क्या कहता है, यहाँ पे ये बात बहुत सुनने वाली है। वो फकीर कहते हैं कि मुझे रास्ते में आने में कोई समस्या नहीं हुई, और तुम्हें क्या लगता है जब मैंने हर चीज का त्याग कर दिया तो मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठ के आऊंगा? मैं उस घोड़े पर बैठ के नहीं आ सकता। दूसरा, जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे पता चला कि तुमने बहुत सारी सजावट कराई है, तो मुझे समझ में आ गया कि शायद तुम इतने बड़े राजा बन गए हो, आज तुम्हारे पास महल है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, और शायद तुम मुझे ये चीजें दिखाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है वो मुझे दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना आगे बढ़ गया और आज क्या कुछ है मेरे पास, और मैं तो फकीर हूं। तो मैंने कहा जब तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि आज तुमने क्या कुछ कमा लिया और क्या कुछ पा लिया, तो मैंने भी डिसाइड किया, यानी कि मैंने भी ये निर्णय किया, मैंने भी ये सोचा कि मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी फकीरी कैसी है। मैंने कीचड़ बनाया, यानी पानी को मिट्टी में मिला के कीचड़ बनाया और अपने पैरों को कीचड़ से सान लिया, कीचड़ में लपेट लिया, और मैंने भी कहा लात मारता हूं मैं तुम्हारी कालीन पे, और लात मारता हूं मैं तुम्हारी इस सजावट को और संगीत को, मैं तो अपनी मस्ती में ही मस्त हूं।
अब राजा जो यहाँ पे कहता है, ये सारी बात सुनने के बाद राजा कहता है कि उठो दोस्त, गले मिलो, आओ हम दोनों गले मिलते हैं। ना तुम बदले ना मैं बदला, मेरे अंदर भी किसी एक चीज को लेके घमंड है, तो तुम्हारे अंदर भी किसी एक चीज को लेके घमंड है। वो हमारी चीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन घमंड मेरा भी नहीं गया और तुम्हारा भी नहीं गया। तो हम अभी भी बचपन के वही दोस्त हैं, ना तुम बदले ना मैं बदला। कितनी कमाल की चीज यहां सीखने वाली है, कितनी कमाल की बात यहां समझने वाली है अगर आप इसे समझो तो, कि राजा का राजा बन जाना, इस प्रोसेस में अगर उसका घमंड यहां से नहीं छूट रहा, तो जरूरी नहीं है कि फकीरी के रूल्स अगर हम अपना लें तो हम सच में अंदर से फकीर बन जाएंगे, यानी अंदर से उतने डिटैच हो जाएंगे, अंदर से स्पिरिचुअल हो जाएंगे और हमारा संसार छूट जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि इस फकीर ने सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी वो ईगो, वो घमंड वो अंदर से था कि मैं तो बहुत बड़ा फकीर हूं। तो फर्क क्या पड़ता है आप बहुत बड़े फकीर हो या बहुत बड़े राजा हो, अगर अभी भी वो बहुत बड़े की फीलिंग अंदर है तो घमंड तो अभी भी बाकी है ना, वो प्राउड तो अभी भी बाकी है, वो ईगो तो अभी भी बाकी है। तो वाकई में स्पिरिचुअल अगर आप हो जाते हैं तो सच पूछो तो फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। अगर वो फकीर सच में स्पिरिचुअल हो गया होता तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए कालीन बिछाई गई है या मेरे लिए रास्ते यूं ही सूने कर दिए गए हैं। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा किसी भी चीज से। अभी उसके ईगो को सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं रह गई। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, और वो क्या कहते हुए मिलेंगे कि नहीं मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर सच में आपको पैसा इतना बड़ा नजर आ रहा है कि आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, यानी अभी भी आप उस पैसे से डरे हुए हो। कुछ लोग डर के कारण उसे कमाते हैं, कुछ लोग डर के कारण उसे हाथ लगाना बंद कर देते हैं, लेकिन आप इंसान तो वही के वही हो ना, आपने सिर्फ रूल्स चेंज कर लिए हैं। अगर सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई तो पैसा आपके पास हो या ना हो, इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपकी जिंदगी की अवेयरनेस का लेवल चेंज हो जाएगा, आपकी चीजों का लेवल बदल जाएगा। आपको कुछ होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, या हो गया ऐसा तो मैं जरूर दुखी होऊंगा। आप इस जोन से बाहर आ जाएंगे वंस यू ग्रो स्पिरिचुअली, क्योंकि फिर होगा क्या कि फिर आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे। आपको वाकई में फकीर होने के लिए दुनिया छोड़ के भागनी नहीं पड़ेगी। आप जहां हैं वहीं पे रहते हुए फकीर हो सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वैसा करते हुए आप फकीर हो सकते हैं। तो ये बात बहुत कमाल की है, गहरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं वो मैं शेयर करूं। लेकिन फिर भी मैं आपको वही बोलूंगा कि मैं शब्दों से वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता। लेकिन मजबूरी ये है कि शब्दों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जिससे मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप शायद इन बातों को गहराई में समझ रहे होंगे। आपके अनकॉन्शियस में ये कुछ चीजें, कुछ क्लैरिटी डेवलप कर रही होंगी, जिससे आपकी जिंदगी में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बदलने वाली हैं। विद दीज इंटेंशंस आई एम शेयरिंग दीज वीडियोज विद यू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप अपनी जिंदगी में चीजों को बदलेंगे, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है किसी का फॉलोअर बनने की। आप अंदर की अवेकनिंग के कारण स्पिरिचुअल जिंदगी जी सकते हैं, और वो आप डिजर्व करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी का आखिरी जो अचीवमेंट है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि काश ऐसा होता कि सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर इंसान काम करता और उसके बाद जिंदगी जीता, तो कितनी खूबसूरत जिंदगी हो जाती। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, आपका जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया खूबसूरत बनाता है, और उसके बाद तो जिंदगी खूबसूरत हो ही जानी है। फिर तो आप जिंदगी में जब हैं तो आप एक एसेट हैं इस यूनिवर्स के लिए। सो विद दीज विशेस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें और मैं आगे कंटिन्यू करूंगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कुछ और चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। सो विश यू अ ग्रेट लाइफ, अ वंडरफुल लाइफ एंड अ स्पिरिचुअल लाइफ।